हेलो स्टूडेंट्स, विवोक की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं नेहा कुमावत। और हमने अभी तक अकाउंटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं, शब्दावलियाँ भी पढ़ ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखांकन समीकरण। आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, लेखांकन समीकरण हमारा आज का टॉपिक है। क्या होता है लेखांकन समीकरण? इसको इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे अपन ने गणित में अपन ने समीकरण पढ़े थे, उसी तरह होता है। उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला है। लेखांकन समीकरण का क्या फॉर्मूला है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ये इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। यानी संपत्तियों को मैंने आपको बताया ही था, असेट्स होती है, दायित्व हमारी लाइबिलिटीज होते हैं और कैपिटल हमारी पूंजी होती है। तो ये क्यों बना है? इसका ये है, ये दोहरा लेखा पद्धति आधार पर ये भी चलता है। ये कहता है कि अगर कोई लेन देन से संपत्ति पक्ष प्रभावित हो रहा है तो उतनी ही राशि से उसका दायित्व पक्ष भी प्रभावित होगा। अगर हम इसको सामान्य तौर पर देखें तो इस पूरे पक्ष को हम दायित्व कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं दायित्व? क्योंकि हमने पढ़ा था पूंजी हमारा दायित्व है। कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंदर, यानी सेपरेट एन्युटी के कंसेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी पूंजी होती है वो हमारा दायित्व है। तो एक प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा दायित्व है और जो हमारी पूंजी है वो हमारा कुल दायित्व है, यानी संपत्तियां बराबर दायित्व। यानी इसमें ये जो लेखांकन समीकरण है ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई लेन देन होती है बिजनेस में तो जितना पक्ष संपत्ति का प्रभावित होता है उतना ही एज इट इज सेम राशि से दायित्व पक्ष भी प्रभावित होता है। कैसे होता है प्रभावित? तो हम एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित लेन देन का लेखांकन समीकरण करना है। किसका करना है? श्याम का। श्याम एक पर्सन है या बिजनेसमैन है। श्याम की बुक्स में हमें देखना है लेखांकन समीकरण। कैसे देखना है? कब असेट्स और कब लायबिलिटी इक्वल हो रही है ना? तो हम ये देखेंगे। इसमें इसने 4-5 पॉइंट्स दिए हैं अपने ट्रांजैक्शन के। क्या पॉइंट्स दिए हैं? पहला दिया है श्याम ने 50,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। श्याम ने कितनी? 50,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। अब लेखांकन समीकरण क्या कहता है? संपत्ति बराबर दायित्व। तो हम यहाँ आते हैं नोट पर कि जो क्या संपत्ति और दायित्व हैं वो यहाँ प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन थी 50,000 से क्या करा था? व्यापार प्रारंभ करा था। ये देखिए, श्याम ने 50,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया था। जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी है ना, तो अकाउंट में यही कह रहे थे कि संपत्ति और दायित्व, यानी ये जो इक्वेशन है ये कह रही है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या संपत्ति और दायित्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर पूंजी है, ये जो पूंजी है ये पूंजी हो जाएगी हमारी दायित्व। तो मैम संपत्ति क्या हुई? संपत्ति इसमें होगी जब हमने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, यानी श्याम ने, ये श्याम है और ये बिजनेस है, तो श्याम ने जब पैसा इसमें लगाया तो ये जो बिजनेस है यहाँ पर नगद आई, कैश आई, और कैश हमारी क्या होती है? संपत्ति। हमने आपको बताया ही था कि संपत्ति के एग्जाम्पल में कैश हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, वो सब हमारी संपत्ति है। तो यहाँ नगद जो है, कैश है, वो भी क्या है? वस्तु है, वो हमारी संपत्ति है। तो यहाँ से दो पक्ष प्रभावित हो गए। कैसे प्रभावित हुए? 50,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। जो पूंजी पक्ष है वो तो दायित्व को डिनोट कर रहा है, लेकिन संपत्ति पक्ष क्या है? संपत्ति जब इसमें पैसा लगाया व्यापारी ने, श्याम है यहाँ पर व्यापारी, और श्याम ने जब इसमें पैसा लगाया तो ये बिजनेस की नकद रोकड़ संपत्ति मानी जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, संपत्ति इसमें क्या आई? सबसे पहले नकद कितनी आई? 50,000। और इधर से कौन था? पूंजी थी। मैंने बताया था पूंजी किस पक्ष में आती है? दायित्व पक्ष में आती है। तो यहाँ पूंजी कितनी हुई? 50,000 से
दायित्व पक्ष। अब आप यहाँ देख सकते हो संपत्ति और दायित्व दोनों इक्वल चल रहे हैं। देख सकते हो 50,000 से ही संपत्ति पक्ष चल रहा है और 50,000 से ही दायित्व पक्ष चल रहा है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी क्या लेन देन है हमारी, श्याम की जो दूसरी लेन देन है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है लेन देन, श्याम ने 10,000 रुपए से, श्याम ने 10,000 रुपए की नगद से माल खरीदा। अब देखते हैं इसमें संपत्ति कौन है और दायित्व कौन है। नगद से माल खरीदा, तो नगद हमारी संपत्ति हो गई, ठीक है, नगद हमारी संपत्ति हो गई। और माल खरीदा वो भी हमारा क्या हो गया, माल जब खरीदा तो वो भी जो स्टॉक बिजनेस में आया तो वो भी हमारी संपत्ति है। तो यहाँ कौन कौन से पक्ष प्रभावित हुए, दोनों संपत्ति के हुए 10,000 से। तो इसका लेखा कैसे करेंगे, फर्स्ट तो हो गया था, फिर सेकंड था इसमें माल खरीदा, तो स्टॉक कितने का था, स्टॉक था हमारा 10,000 का, 10,000 का स्टॉक। एक मिनट में इसको नहीं सेकंड एंट्री में ही इसको लिख देते हैं तो समझने में आसानी होगी। दूसरा हमारा यहाँ था स्टॉक, माल खरीदा हमने, माल था, और माल हमारा क्या है, संपत्ति है, संपत्ति पक्ष प्रभावित हो रहा है। कितने से हो रहा है, 10,000 से। यहाँ तो 50,000 से दोनों इक्वल हो गए थे, राइट। सेकंड था, सेकंड हमारी जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी, श्याम से 10,000 की नकद से माल खरीदा था, यानी यहाँ नकद और माल दोनों चीजें आ रही थी। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो नकद है हमारी लास्ट नकद कितनी थी, 50,000 थी श्याम की। अब श्याम ने क्या है, माल खरीदा तो 10,000 रुपए कैश चली गई। तो यहाँ जो है 10,000 रुपए कैश हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारे यहाँ कितने आ जाएंगे, 40,000। और इधर से जब हम माल खरीदा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, यानी इधर कम हुआ और इधर वृद्धि हो गई। लेकिन अभी भी ये दोनों कितने चल रहे हैं, 50 पर ही चल रहे हैं, और हमारी ये जो है पूंजी वो तो अभी भी 50 पर ही चल रही है। तो अभी भी हमारी इक्वेशन इक्वल चल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्याम ने क्या करा, सेकंड ट्रांजैक्शन में श्याम ने माल खरीदा, श्याम ने 10,000 रुपए की नगद से माल खरीदा, तो नगद चली गई, कैश हमारे पास 50 थी और 50 में से 10 चले गए तो 40 बचे। लेकिन जब हमारा माल था, हमने माल खरीदा, तो स्टॉक भी तो आया बिजनेस में, वो भी हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति 10,000 से बढ़ गई। कैसे बढ़ी, ये लीजिए, हमारी संपत्ति 10,000 से बढ़ गई और कैश कम हो गई 10,000 से। लेकिन अभी भी जो हमारा रेशो है 40 + 10 50 चल रहा है, और पूंजी अभी भी हमारी कितनी चल रही है, 85 चल रही है। तो लेखांकन समीकरण यहाँ पर भी लागू होता चला जा रहा है। अब थर्ड में देखेंगे, अभी हमारी 40 कितनी बची है, कैश बची है, प्लस स्टॉक कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। ये स्टॉक है और ये नकद है, कैश है ना, कैश पैसा, रोकड़ पैसा बिजनेस में, और कैपिटल 50 चल रही है अभी। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारी ये है ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन ये कह रही है कि श्याम ने 5,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा। सेम एज इट इज इसकी तरह नकद फर्नीचर खरीदा, यानी जब फर्नीचर खरीदने गया तो उसने जो पेमेंट करा वो कैश पेमेंट करा, तो वापस असेट्स इफेक्ट में आई, कैश चला जाएगा। लेकिन फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति वापस प्रभावित हुई, लेकिन दायित्व पक्ष अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। तो इसका हम लेखा कैसे करेंगे, इसका लेखा हम इस प्रकार करेंगे कि थर्ड में क्या हुआ, फर्नीचर आया, राइट, फर्नीचर कितने का आया, फर्नीचर आया 5,000 का, लेकिन कैश भी गई है। आपको सब ध्यान रखना है, कैश यहाँ गई है तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूँ 5,000 कैश गई है, यानी ये हमें माइनस करना है, प्लस फर्नीचर आया है बिजनेस में तो 5,000 इधर हो गया। लेकिन अभी भी हमारी जो कैपिटल है वो 50 पर ही चल रही है,
अब देखो आप, ये वापस इक्वल हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा 35, ये 10 प्लस ये 5, कितना हुआ, 5 and 5 10, 40 और 50, 50,000 हो गया। अभी भी उधर दायित्व पक्ष 50 से चल रहा है, यानी अभी भी लेखांकन समीकरण इसमें लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लास्ट इसका शाम का ट्रांजैक्शन क्या है, लास्ट शाम का ट्रांजैक्शन है, अच्छा एक और है इसका, शाम ने महेश से 6,000 का उधार माल खरीदा। अब यहाँ आप देखो कि संपत्ति और दायित्व पक्ष प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। शाम ने क्या करा, 6,000 का उधार माल खरीदा, स्टॉक में, बिजनेस में स्टॉक आया, स्टॉक हमारी क्या है, हमारी स्टॉक जो है संपत्ति है, तो संपत्ति पक्ष तो प्रभावित हो गया है। लेकिन हम ये देखेंगे जो महेश से हमने उधार माल खरीदा, तो महेश हमारा क्या हुआ, लेनदार हुआ, वो फ्यूचर में हमसे क्या करेगा, पैसा लेगा, और हमारा वो क्या है, दायित्व है। कौन सी दायित्व है, करंट लाइबिलिटी है। और मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी में कि करंट लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो जो महेश हुआ वो हमारा लेनदार हुआ, और लेनदार से महेश हमारे दायित्व पक्ष को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है, ये हम एंट्री में देखते हैं। नेक्स्ट पर ही कर लेते हैं इसको। 4th पर हमारी कैश कितनी थी, 35,000 चल रही थी शाम की, प्लस स्टॉक चल रहा था 10,000 का, राइट, प्लस फर्नीचर था 5,000 का, राइट, और हमारी लाइबिलिटी चल रही थी 50 की। लाइबिलिटी 50 की चल रही थी। ये लास्ट आप देख सकते हो 35, 10, 5 और 50 ये चल रहा था। और जो हमारी 4th में लेन देन में शाम ने क्या करा था, शाम ने महेश से 6,000 का उधार माल खरीदा था। तो इसमें आप ये देख सकते हो, माल खरीदा, माल बिजनेस में आया, असेट्स इफेक्ट में आई, राइट, और उधार खरीदा, महेश से उधार खरीदा, तो उधार हमारे कौन से पक्ष को प्रभावित कर रहा है, दायित्व पक्ष को, लाइबिलिटी को प्रभावित कर रहा है। कितने से कर रहा है, 6,000 से, 6,000 से ये इफेक्ट कर रहा है दायित्व को। तो 35 तो कैश वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि कितना खरीदा है उसने माल, स्टॉक जो खरीदा है वो 6,000 का खरीदा है, राइट, 6,000 का उधार माल खरीदा है, तो हमारा स्टॉक 6,000 से बढ़ जाएगा। तो पहले 10 थे और अब 6, कितने हो गए, 16 प्लस 6 यहाँ लिख देती हूँ, और ये हो जाएगा 16,000, राइट, और फर्नीचर 5 पर चल ही रहा है। अब आप देखो क्या इनकी टोटल इससे मैच हो रही है, 50 से नहीं हो रही। कितने ज़्यादा हो रहे, 6,000 ज़्यादा हो रहे। यानी मैंने अभी बताया लाइबिलिटी भी साइड आपकी इफेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर कौन था, महेश, जो फ्यूचर में हमसे पैसा लेगा, तो हमारा दायित्व बढ़ गया। तो यहाँ हम 6,000 लिख सकते हैं। क्या है वो, हमारे क्रेडिटर, जो कि इन फ्यूचर में हमसे पैसा लेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों वापस इक्वल हो गए, 56,000 से ये दोनों इक्वल हो गए। देखिए लेखांकन समीकरण इक्वल चल रहा है। लेखांकन समीकरण यही बात करता है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, यानी इसको पूरे को दायित्व कह सकते हैं। तो संपत्ति बराबर दायित्व, जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ चल रही है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, श्याम ने निजी खर्च हेतु 1,000 रुपए व्यवसाय से क्या कर दिए, निकाल दिए। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे असेट्स और लाइबिलिटी क्या इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि श्याम ने निजी खर्च हेतु 1,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो बिजनेस से निकाले तो कैश तो चली गई, और कैश हमारी क्या थी, संपत्ति थी, असेट्स थी। तो असेट्स पक्ष, असेट्स साइड तो इफेक्ट हो गई। अब हम देखेंगे क्या लाइबिलिटी साइड इफेक्ट हो रही है।
तो बिल्कुल हो रही है। जब उसने शाम ने निजी खर्च हेतु पैसा निकाला तो मैंने आपको शब्दावली में एक शब्द, एक टर्म समझाई थी, ड्राइंग। जब व्यापारी व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए, निजी खर्चों के लिए पैसा निकालता है या माल निकालता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो वही ड्राइंग हो रही है। और जब आप ड्राइंग निकालते हो, ये ड्राइंग जो है आप लेते हो या बिजनेसमैन ड्राइंग यूज करता है तो उससे लायबिलिटी इफेक्ट करती है। क्या इफेक्ट करती है? लायबिलिटी, पूंजी इफेक्ट करती है। तो यहाँ वापस कैश असेट्स को इफेक्ट कर रही है और ड्राइंग लायबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। 1000 रुपये निजी प्रयोग से निकाले तो वो हम कैसे लिखेंगे इसको? 35 नकद था, 35 हमारी कैश थी, रोकड़ थी, इसमें से 1000 निकाल लिए, राइट? 1000 इसने निकाल दिए, हम यहाँ 1000 को माइनस कर देंगे। अब कितना बचा यहाँ पर? 34,000, ठीक है। स्टॉक अभी भी वही है 16,000 पर और ये है 5,000 पर, राइट? और हमारी लायबिलिटी अभी कितनी चल रही है? 56 चल रही है। ये 56, 50 + 6 क्रेडिटर थे, 56 पर लायबिलिटी चल रही है। तो लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। लायबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी? मैंने अभी बताया, ड्राइंग जो करी है वो ड्राइंग 1000 की क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। और अब हमारी जो लायबिलिटी है वो 55,000 हो जाएगी और जो हमारी असेट्स है वो असेट्स हो जाएगी 55,000। यानी ये दोनों फिर से इक्वल हो गए। असेट्स इज टू लायबिलिटी, यही हमारा लेखांकन समीकरण है। लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है, लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में क्या करा था? श्याम ने निजी खर्च हेतु 1000 रुपये निकाल दिए। जब 1000 रुपये उसने निकाले तो इसमें क्या हुआ? 1000 उसने निकाले तो उसी कैश चली गई, कैश चली गई तो 34 अमाउंट हो गई। साथ ही कैपिटल भी तो इफेक्ट हुई, कैपिटल में से पैसा गया 1000 तो 55। जब भी ड्राइंग बिजनेस में ड्राइंग करता है तो कैपिटल इफेक्ट होती है, ये याद रखना। तो हमने कैपिटल में से 1000 लेस कर दिए तो अब बचे 55,000। यानी हमारा जो लेखांकन समीकरण है वो 55,000 से असेट्स और 55,000 से क्या हो गया? कैपिटल, दोनों पक्षों को बराबर कर रहा है। तो यहाँ हमारा लेखांकन समीकरण पूरा हुआ। तो इस एंट्री को समझाने के पीछे यही वजह थी कि दोनों जो पक्ष हैं क्या इक्वल राशि से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। बिल्कुल हो रहे हैं और हमने एग्जाम्पल से क्लियर भी करा था। एक बार इस एग्जाम्पल को वापस दोहरा देते हैं। श्याम ने 50,000 की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया था तो पूंजी प्रभावित हुई थी और पूंजी हमारी लायबिलिटी में मानी जाएगी, राइट? और उसी तरह जब नगद लगाई थी वो नगद हमारी क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। तो असेट साइड हमारी इफेक्ट कर रही थी, राइट? दोनों इफेक्ट कर रही थी 50-50 से और अकाउंटिंग रेशियो यहाँ पर फॉलो हो रहा था। सेकंड में क्या हो रहा था? 10,000 की नगद से माल खरीदा था तो ये दोनों चीजें किसको इफेक्ट कर रही थी? असेट्स को इफेक्ट कर रही थी। एक तो कैश गई और एक माल आया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली थी 5,000 का नगद फर्नीचर खरीदा, इसमें भी दोनों साइड्स किसकी थी? असेट्स की थी। इसमें क्या हो रहा था? इसमें ये हो रहा था जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और नकद गया तो असेट साइड ही इफेक्ट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि महेश से 6,000 का माल क्या हुआ? खरीदा तो इससे स्टॉक बढ़ा और साथ के साथ क्रेडिटर भी बढ़े, यानी इसमें असेट्स और इसमें लायबिलिटी दोनों पक्ष इसमें प्रभावित हुए थे। असेट्स किससे हुई थी? क्योंकि हमने माल खरीदा, स्टॉक आया, स्टॉक हमारी संपत्ति है। उसी तरह महेश हमारा क्रेडिटर है, इन फ्यूचर में वो पैसा हमसे लेगा, वो हमारा लेनदार है, लेनदार हमारे दायित्व आएंगे, तो दायित्व से हमारा लायबिलिटी पक्ष प्रभावित हुआ था। और लास्ट था निजी खर्च हेतु उसने 1000 रुपये लगाए निकाले तो हमारी इससे असेट्स इफेक्ट में आई। क्यों आई असेट्स इफेक्ट में? क्योंकि कैश बिजनेस से चली गई, बिजनेस से कैश चली गई तो असेट्स इफेक्ट हुई। साथ ही लायबिलिटी में क्या इफेक्ट हुआ? लायबिलिटी में ये इफेक्ट हुआ कि जो निजी खर्च के लिए पैसा निकाला और उसको मैंने ड्राइंग कहा था और वो ड्राइंग लायबिलिटी यानी कैपिटल में से क्या होगी? रिड्यूस होगी, कैपिटल में से कम होगी, कैपिटल इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल में से लेस हुई थी, कम हुई थी। तो यहाँ पर भी असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल चले। यानी हम ये इसमें कह सकते हैं कि ये जो नियम कहता है, ये नियम ये कहता है कि जो बिजनेस की संपत्तियां हैं, संपत्तियां कौन कौन सी? संपत्तियां मशीन, बिल्डिंग,
फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ये सब हमारी संपत्तियां हैं। वो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारे दायित्वों के, हमारे कुल दायित्वों के। ये कुल दायित्व है ना, तो ये हमारे कुल दायित्वों के क्या है? इक्वल है, बराबर है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 50,000 का पैसा लगाती हूँ तो 50,000 कैपिटल से इधर आ जाएगा, और साथ ही बिजनेस में 50,000 में कैश लगा रही हूँ तो 50,000 इधर आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल चले। ठीक है, लेनदार इधर बढ़े तो माल इधर बढ़ा, यानी दोनों इक्वल इक्वल चल रहे हैं। और यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली, दोनों पक्ष बराबर राशि से प्रभावित हो रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक अच्छे से एग्जाम्पल से यहाँ क्लियर करा था और दोनों की सेम हो गई थी। यही चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट जब बनती है तो उसमें भी क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये नियम हमें यही कहता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है, नेक्स्ट हमारा है लेखांकन के उद्देश्य। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है लेखांकन के उद्देश्य। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट, यानी आपका लेखांकन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। लेखांकन जो हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपका भी उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें फर्स्ट डिवीज़न आना है, हमें अच्छा रिजल्ट देना है, यही हम सोचते हैं। उसी तरह क्या लेखांकन के भी कुछ उद्देश्य हैं? बिल्कुल उद्देश्य हैं, जो हम अकाउंटिंग में इतनी लंबी प्रोसेस कर रहे हैं कि उसको पहचान दे रहे हैं, माप रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतना? उसका उद्देश्य है। पहला उद्देश्य इसमें क्या आता है? पहला उद्देश्य विधिवत लेखे तैयार करना। जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे थर्ड वाली जो प्रोसेस है उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, उसको क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे, फिर उसको ट्राई बैलेंस तलपट में एक जगह लेकर आएंगे, फिर उसके फाइनल अकाउंट बनेंगे। फाइनल अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा? फाइनल अकाउंट से हमें ये पता चलेगा हमारे बिजनेस का लाभ कितना है और हानि कितनी है, यानी हमने पूरे साल जो बिजनेस करा तो उससे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, वो पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लेखे तैयार कर रहे हैं। तो विधिवत लेखे तैयार करने के लिए हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, राइट। दूसरा है शुद्ध लाभ व हानि का निर्धारण करना। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करें, आप सोचो, अगर हम लिखे ही ना, क्लासीफाई नहीं करें, हमें कैसे पता चलेगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस सही सही एक्यूरेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं? लेखांकन का उपयोग करते हैं। और यही हमारा सेकंड उद्देश्य है कि शुद्ध एकदम नेट जो प्रॉफिट है उस लॉस का हम क्या कर पाए? निर्धारण कर पाए। तो यही इसका दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। थर्ड क्या है मैम? थर्ड ये दिख रहा है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। अब वित्तीय स्थिति का कैसे पता लगाएं, राइट। अभी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, यानी दोहरा लेखा प्रणाली और दोनों एक राशि से प्रभावित हो रहे हैं, इक्वल राशि से। तो उसमें क्या होता है? संपत्ति और दायित्वों से हमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, यानी हमारे जो व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कहीं हम ज़्यादा कर्जे में तो नहीं और कहीं हमारे पास ज़्यादा संपत्तियां तो नहीं, ये देखने के लिए हम क्या बनाएंगे? लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट से और P&L और ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। अगर हम रिकॉर्ड ही ना करें, लिखे ही ना, क्लासीफाई नहीं करें, आगे हम फाइनल अकाउंट ही नहीं बनाएं, प्रॉफिट लॉस का ही पता ना करें, तो क्या हमें हमारी बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता चलेगा? अगर हम पूरे साल स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और हम रिजल्ट आता है पास हो गए। अगर सोचो हम टेस्ट ही ना दें या हम कॉपियों में होमवर्क ही ना करें, तो क्या हमें हमारी एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि हमारा रिजल्ट राइट है या रॉन्ग है, या
जो भी रिजल्ट आया है वो सही, हमें कैसे पता चलेगा? क्यों? पूरे साल हम गए, होमवर्क करा, होमवर्क से हमें पता चला कि हमें टेस्ट कैसे देना है, हमारी वहाँ प्रैक्टिस हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चंस आए और क्वेश्चन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि आप पास हो गए। उसी तरह बिजनेस में भी यही प्रोसेस है, पहले रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, मतलब अलग अलग भागों में बांटो, उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L बनाओ, उससे प्रॉफिट पता लगाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, उससे फाइनेंशियल कंडीशन पता लगाओ। तो ठीक वैसे ही इसमें भी वित्तीय स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, तो लेखांकन जो है, अकाउंटिंग है, तो उसका तीसरा उद्देश्य ही वित्तीय स्थिति का पता लगाना है। और लास्ट है विवेकपूर्ण निर्णय लेने में। विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लेना? विवेकपूर्ण निर्णय, जैसे आपने कॉपी में होमवर्क करा, राइट, होमवर्क करने के बाद फर्स्ट पेज पर जो करा और फिर सेकंड पेज पर करा, क्या हुआ? फर्स्ट में हम उसको देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, हमारी राइटिंग सही नहीं, उसको सही लिखो, और जो हमने गलतियाँ करी वो नेक्स्ट पे सुधार करो। तो इसमें भी यही है, जब आप लेखा करोगे तो जो भी गलतियाँ हुई है तो सुधार किससे करोगे? आप पुराने रिकॉर्ड देखोगे तो फिर निर्णय लोगे। उसके बाद जो आपने खाते बनाए हैं तो वो खाते बना लिए, उससे प्रॉफिट लॉस पता चल रहा है, और सेकेंड ईयर भी अगर प्रॉफिट लॉस हुआ है तो तुलना कर सकते हैं कि हमें 2020 में इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ था, 2021 में इतना प्रॉफिट और लॉस होगा, तो हम तुलना करके एक सही डिसीजन ले सकेंगे, राइट डिसीजन, कि हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि हमें इससे लाभ होगा, या हमें बिजनेस को रोक देना चाहिए क्योंकि हानि हो रही है। तो निर्णय किसका लेना कि बिजनेस को और कैसे ग्रो कराए, अच्छे से कैसे रन कराए, इसका भी डिसीजन हम लेखांकन के जो भी वित्तीय लेन देन है, वित्तीय विवरण है, बैलेंस शीट, इनको बनाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम तुलना कर रहे हैं और राइट डिसीजन कैसे ले रहे हैं। राइट डिसीजन में हमें ये पता लगाना है कि बिजनेस को हमें रोकना है या चालू रखना है। चालू रखना है तो कितना इन्वेस्टमेंट और करना है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो, या लॉस हो रहा है तो क्या करें कि लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड देखेंगे। जब हमें पता चलेगा आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है 2 लाख, तो जो भी कंपनी के मैनेजर हैं वो डिसीजन लेंगे कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, कितनी कैपिटल और लगानी चाहिए। यानी ये सारे डिसीजन कौन देखता है? मैनेजर देखते हैं। इसी के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज रिलायंस है ना, तो इसमें मुकेश अंबानी क्या करेगा? मुकेश अंबानी का जितना भी साल का जो भी प्रॉफिट उसका मैनेजर उसको बता देता है, इतना प्रॉफिट आपका हुआ है। अब डिसीजन उसके मैनेजर और वो लेगा कि इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो उसने डिसीजन किसके आधार पर लिया? जब हमने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट किससे निकाला? वापस आ जाओ, जब हमने रिकॉर्ड करा, हमने क्लासीफाई करा, एनालाइज करा और बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाई। P&L अकाउंट से हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम P&L अकाउंट ही ना बनाते तो क्या हम प्रॉफिट को पता लगा सकते थे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? नेट प्रॉफिट की तुलना हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरह मुकेश अंबानी सोचता है कि हमारी बिजनेस की पोजीशन बताओ, हम कहाँ रन कर रहे हैं, हमारी जो वास्तविक फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति है वो बताओ। तो उसका मैनेजर जाएगा और जो हमने रिकॉर्ड करे हैं और हमने जो बैलेंस शीट बनाई है उससे हम पता लगाएंगे कि हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है। और सोचो, अगर हम बैलेंस शीट ही ना बनाते तो क्या हम वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते थे? नहीं। इसीलिए तो अकाउंटिंग आई है। और अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य ही यही है कि पहले अच्छे से विधिवत रूप से लिखो, विधिवत रूप से लेखे तैयार करो, फिर उसका शुद्ध लाभ और हानि पता लगाओ, फिर स्थिति का पता लगाओ संपत्ति और दायित्वों से, और फिर राइट डिसीजन लो कि बिजनेस को आगे रखना है या बंद करना है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।